तो पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सब्जेक्टों को एसएम न्यूज लगातार आपके साथ लेता हुआ आ रहा है, आपके साथ चर्चा कर रहा है। अगर आपको लगता है किसी विषय को लेकर हम सामाजिक बात करें, तो वो विषय भी आप हमारे दिखे हुए नंबर पे आप हमें सेंड कर सकते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बहुजनों को क्यों जानना चाहिए अपना इतिहास, और इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं वीरेंद्र सिंह जी। आपका स्वागत है वीरेंद्र जी हमारे चैनल में। जय सुरेंद्र जी, बहुत बहुत आपका आभार। सबको जी जय भीम, नमो जी बुद्धाय जी। जी। थैंक यू सर। मान्यवर श्री काशीराम साहब ने और बाबा साहब ने एक बात बड़े अच्छे से कही थी कि बहुजनों को अपना इतिहास क्यों जानना चाहिए। तो क्या सोच के ये बात उन्होंने बोली थी कि बहुजनों को अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है? क्यों जरूरी है बहुजनों को अपना इतिहास, इस पे रोशनी डालें सर। जी सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है। बहुत अच्छा ये सवाल है, इसकी बहुत जरूरत है अभी। क्योंकि हमारे बहुत सारे खास करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वो बहुत किंतु परंतु करते हैं मिशन मूवमेंट के जी बारे में। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो बाबा साहब का संघर्ष रहा, बेसिकली बाबा साहब ने जिंदगी भर जो संघर्ष किया और कितनी कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने संघर्ष किया, इस इतिहास को ही कर अगर हमारे लोग जान लें कि अभी जो सीरियल चल रहा है आप देख रहे होंगे, बाबा साहब का सब लोग देखते जी होंगे कि बचपन से ही किस तरीके से प्रताड़ना मिलती रही समाज की तरफ से। पग पग पर उनको समाज में, घर में, गांव में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह उनको प्रताड़ना मिली। और जो छुआछूत का दंश था, हर समय उनको जी डसता रहा। चाहे वो विदेश भी गए, विदेश से लौट करके इतनी बड़ी पढ़ाई करके आए कि देश और दुनिया में इतना पढ़ा लिखा आज तक कोई व्यक्ति नहीं हो जी पाया। उसके बावजूद भी बहुत सारे अपमानित जिंदगी उनको जीनी पड़ी। इतना संघर्ष किया कि बाबा साहब के चार चार बच्चे संघर्ष की बलि चढ़ा दिए। बाबा साहब की घरवाली रमाबाई माता, वो भी संघर्ष की बलि चढ़ा दी। अपना पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष के में बिता दिया। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बाबा साहब ने ये सब क्यों किया जी था। बाबा साहब ने क्यों किया था ये सब? बाबा साहब अगर चाहते तो बढ़िया से बढ़िया पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी नौकरी मिल सकती थी जी उनको। लेकिन सारी कुछ तिलांजलि सब में ठोकर मार के, मंत्री पद में भी ठोकर मार करके बाबा साहब ने हमारे लिए एक इतिहास जी रचा, हमारे लिए एक रास्ता बनाया किस तरीके से हमें बढ़ना चाहिए। तो ये सब क्यों किया बाबा जी साहब ने? बाबा साहब ने इसलिए किया क्योंकि बाबा साहब ने जिंदगी भर जो संघर्ष किया, पढ़ाई से लेकर के पॉलिटिक्स में आने के बाद, समाज में आने के बाद जो संघर्ष किया, बाबा साहब ने एक निचोड़ निकाला जी संघर्ष का कि जिस समाज का इतिहास नष्ट हो जाता है, वह समाज भी जल्दी ही नष्ट हो जी जाता है। और जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता, वो समाज कभी नहीं। शासक नहीं जी बन सकता। ये बाबा साहब के संघर्ष का निचोड़ जी दिया। और दूसरा, बाबा साहब ने जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉ। जी ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं बाबा साहब के संघर्ष का जो परिणाम है, उन्होंने जो कही। तो ये इतिहास जानना क्यों जी जरूरी है, ये मान्यवर साहब कांसीराम ने हमें बताया कि इतिहास जानना क्यों जी जरूरी है। जो अभी बात कही साहब कांसीराम ने, बाबा साहब के केवल दो फॉर्मूले जी पकड़े, बहुत ज्यादा किताबों का अध्ययन नहीं जी किया। केवल एक तो ये जो बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज का इतिहास नष्ट हो जाता है, वो समाज भी जल्दी नष्ट हो जी जाता सर। है। और जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता, वो कभी नहीं शासक बना। नहीं बन जी सकता। इस बात को बाबा साहब साहब कांसीराम जी की समझ में आ गई कि हमें अगर शासक बनना है तो इतिहास हमें अपना ढूंढना होगा, इतिहास खोजना होगा, इतिहास खोदना जी होगा। और दूसरा जो बाबा साहब की बात थी, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी जी लॉ, जिसको कांसीराम साहब कहा करते थे, ये जो है सत्ता जो है गुरु किल्ली है। जी तो सिर्फ एक छोटी सी किताब बाबा साहब की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि साहब कांसीराम को बाबा साहब के बारे में या इतिहास के बारे में कुछ नहीं जी मालूम था। महापुरुषों के संघर्ष के बारे में कुछ नहीं मालूम था। इवन बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जी जानते थे।
वो कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन जो एक छोटी सी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट साहब कांसीराम को पढ़ने को मिली, और एक ही रात में उसको कई बार उन्होंने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद तुरंत सुबह होते उन्होंने फैसला ले लिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी नौकरी छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके समाज के लिए चल पड़े, इतिहास जानने के लिए चल पड़े। तो जो अभी पीछे हमारा वो आप एक वो था एजिटेट, एजुकेट, एजिटेट, तो साहब कांसीराम उस एक किताब को पढ़ करके एजुकेट हुए, और इतने एजिटेट हुए उस एक किताब को पढ़ करके कि जिंदगी भर फिर कभी रुके नहीं, कभी घर नहीं गए, पूरा जिंदगी उन्होंने मिशन मूवमेंट को लगा दी और ऑर्गेनाइज करते रहे। तो बाबा साहब के जो 3 मंत्र थे सही माने में साहब कांसीराम ने समझे, उनको किया। तो जो पहला बाबा साहब का जो उनकी समझ में आया कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज कभी शासक नहीं बन सकता। तो क्यों नहीं बन सकता? साहब कांसीराम ने बताया कि इतिहास को जानने से हमें सभ्यता का ज्ञान होता है कि हमारे पूर्वज, हमारे मूल निवासी, हमारे दादा बाबा कभी इस देश के शासक कौम हुआ करते थे, शासनकर्ता जमात हुआ करते थे। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है जब हम उनका इतिहास जानते हैं। राजा बलि का इतिहास, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष कि भाई ये हमारे राजा थे, किस तरीके से इनको मारा गया, तो उससे हमारी उत्सुकता बढ़ती है। हम और जानना चाहते हैं उनके बारे में कि आखिर क्या हुआ जब ये हमारे देश के, हम इस देश के राजा थे, हमारे पूर्वज इस देश के राजा थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आज हम गुलाम बन गए। तो हमारी उत्सुकता बढ़ती है, तो हमारी उससे सोच बनती है, हम और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। और जब हमें पता लग जाता है कि छल कपट से जो बाहर से आए, विदेशी लोग आए, आर्य लोग आए, छल कपट से हमारे राजाओं को धोखे से, छल कपट से, बेईमानी से इनको मारा, इनका राजपाट छीना, हमें गुलाम बनाया। तो जब ये सोच बनती है तो हमारा दिमाग एजिटेट होता है। एजिटेट जो बाबा साहब ने कहा है ना, एजिटेट, संघर्ष करो, वो एजिटेशन सही माने में अगर हम इतिहास को समझ लेंगे, इतिहास को पढ़ लेंगे अपने महापुरुषों के, तो हमारा दिमाग एजिटेट हो जाएगा। और इतना एजिटेट हो जाएगा, जो इतिहास इस बात का गवाह है कि बाबा साहब कांसीराम का दिमाग एजिटेट हुआ था, ज्योतिबा फुले का एजिटेट हुआ था, साहू जी महाराज का एजिटेट हुआ था, और सबसे ज्यादा अगर एजिटेट हुआ था तो कांसीराम साहब का एजिटेट हुआ था कि एक रात में इतना एजिटेट हो गया कि वो पूरा सब कुछ छोड़ करके लोगों को ऑर्गेनाइज करने में निकल पड़े। तो सोच से हमारी संघर्ष, जो एजिटेशन पैदा होता है हमारे दिमाग में, जो संघर्ष उथल पुथल होती है, हमारा दिमाग आंदोलित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है हमारे इतिहास को, महापुरुषों के इतिहास को जानने से कि किन विकट परिस्थितियों में, गरीबी में, भूखों मरते हुए हमारे महापुरुषों ने हमारे इतिहास को हमारे लिए संघर्ष किया। तो हमें एक प्रेरणा मिलती है उस चीज से। तो जब हम एजिटेट होते हैं तो हम संगठित करने का काम करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, जो कि कांसीराम ने करके दिखाया। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं फिर संगठन बनता है, संगठित होते हैं, संगठन बनते हैं, संगठन से हमारी एक शक्ति बनती है, और शक्ति से हम सत्ता और शासन तक पहुंचते हैं, और जब हम शासक बनते हैं तो हमारे सारे काम होते हैं। ये सारा काम साहब कांसीराम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। बाबा साहब ने जो फॉर्मूला दिया था, बाबा साहब ने सिर्फ 4 लाइन की ये फॉर्मूला दिया था, एक मंत्र दिया था 4 लाइन का। उस फॉर्मूले पे चल के साहब कांसीराम ने उस फॉर्मूले को सही सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध किया ये भी हमें जानने की जरूरत है। जब कांसीराम साहब को पता लगा कि भाई इतिहास को जानने से ये होता है, तो मैं और बहुत सारे लोग जो मिशन का काम करते थे, हम सोचते थे कि हमें तो बहुत कुछ मालूम है। लेकिन जब साहब कांसीराम साहब ने इतिहास को ढूंढा, दक्षिण भारत में कौन कौन हमारे महापुरुष हुए, उनको उत्तर भारत में लाए, उनको फोटो ढूंढ ढूंढ करके लाए, जो उत्तर भारत में महापुरुष हुए उनको दक्षिण भारत में ले गए, पश्चिम भारत में ले गए। कहने का मतलब है कि भारत देश के कोने कोने में जहां भी जो भी महापुरुष हमारे बहुजन समाज का हुआ, उसने क्या काम किया, ये सारे साहब कांसीराम ने
लोगों को बताने शुरू किए, हर समाज को बताने शुरू किए। जब ये सब कुछ बताना शुरू किया तो कांशीराम साहब ने उस इतिहास को सिर्फ कागजों में ढूंढा और कागजों में ही जिंदा किया। आपको ध्यान होगा जब बीएसपी और खास करके बीएसपी से पहले बाम सेब के जब पोस्टर बनते थे तो उसमें 8-10 महापुरुषों के फोटो ऊपर बने होते थे टॉप में। तब वो फोटो देख करके हमें पता लगा कि भाई ये भी हमारे महापुरुष हुए, ये भी हमारे महापुरुष हुए, ये भी हमारे महापुरुष हुए। हमने जानना शुरू किया। कैडर साहब कांशीराम ने कैडर लगाए और साहब कांशीराम ने 1965 में नौकरी छोड़ी थी और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो करीब 19-20 साल उन्होंने अपनी जवानी के इस इतिहास को ढूंढने में, इतिहास को तैयार करने में लगाए। देश के कोने कोने पैदल चले, साइकिल से चले, जहां भी जैसे साधन मिले उस तरीके से गए और इतिहास को खोज खोज के निकाला। उनके फोटो बनवाए, उनके बारे में कैडर लगा लगा करके लोगों को बताना शुरू किया कि भाई साहू जी महाराज ने ये किया था, ज्योतिबा फुले ने ये किया था। एक टाई वाले बाबा, एक सूट वाले बाबा, एक पगड़ी वाले बाबा, इस तरीके से साहब कांशीराम ने सभी बहुजनों के, इसमें अगर हम देखेंगे बहुजनों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें बैकवर्ड क्लासेस के बहुत लोग हैं, पिछड़े समाज के बहुत लोग हैं जिन्होंने समाज का काम किया, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को नहीं मालूम था। खास करके उत्तर भारत में जहां हुए वहां मालूम था। तो जब पिछड़े समाज के लोगों को पता लगा कि साहब कांशीराम तो हमारे ज्योतिबा फुले को लेकर के आया है, माली समाज के लोगों को पता लगाया साहब कांशीराम साहू जी को लेकर के आया है, गुर्जर समाज को, कुर्मी समाज को पता लगा साहब जो है नरेना गुरु को लेकर के आए हैं, पिछड़े समाज को लेके आए हैं, साहब जो है संत गाड़गे को लेके आए हैं, धोबी समाज को लेके आए हैं। तो सभी समाज ने ये सोचा और ये प्रैक्टिकली लगा कि साहब कांशीराम तो सबके रहनुमा हैं, ओबीसी के भी रहनुमा हैं, ओबीसी की भी पूजा कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की भी पूजा कर रहे हैं देश में जहां जहां जो हुए। तो इस काम को साहब कांशीराम ने बखूबी किया और जिंदगी के 20 साल इतिहास को ढूंढने में लगाए। और जब इतिहास बन गया, इतिहास लोगों की समझ में आ गया, साहब कांशीराम ने समझाया, तो सबसे पहले 1995 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। आपको ध्यान है। और बहुजन समाज पार्टी ही देश में ऐसी पार्टी है जो मात्र 11 साल में सत्ता में आ गई थी, है। तो ये केवल इतिहास को जानने से साहब कांशीराम ने इतिहास को खोड़ा और सत्ता में आ गए। और उसके बाद 4 बार समर्थन से सरकार बनी, 3 बार, और चौथी बार पूरी मेजोरिटी की सरकार बनी, केवल इतिहास को कागजों पे जानने से। लेकिन जब कागजों पे जानने से इतिहास जब सरकार बन गई, तो सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम माननीय बहन जी ने किया कि जो साहब कांशीराम जो इतिहास कागजों में लेकर के आए थे, उनको उन्होंने पक्का कर दिया, उनको उन्होंने मजबूत कर दिया, उनको उन्होंने विशालकाय स्मारक बना दिए, लखनऊ में बना दिए, नोएडा में बना दिए, कानपुर में बना दिए, बहुत सारे शहरों में जहां जहां जितनी जगह मिली, उन सभी महापुरुषों का इतिहास, अष्टधातु की मूर्ति की 18-18 फुट की मूर्तियां, अगर आपने नोएडा में देखा होगा, लखनऊ में देखा होगा, जब हम सड़क से निकलते हैं तो वो मूर्तियां जो है सबको बरबस नजर आती है। तो जो इतिहास साहब कांशीराम कागजों पे लेकर के आए थे, उस इतिहास को बहन कुमारी मायावती जी ने पक्का कर दिया। और ऐसा पक्का कर दिया कि 5000 साल तक, आगे आने वाली 5000 साल तक इस इतिहास को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। ये क्यों किया बहन जी ने? ये सिर्फ इसलिए किया कि जो बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज को आपने नष्ट करना हो उसका इतिहास नष्ट कर दो, समाज स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो इस सोच के साथ के कागजों पे तो इतिहास कभी भी नष्ट किया जा सकता है, किताबें कभी भी नष्ट की जा सकती हैं, फोटो कभी भी नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो 18-18 फुट की अष्टधातु की मूर्तियां लगी हुई हैं, इनको नष्ट करना इतना आसान काम नहीं है। और जो
मटेरियल लगा है, जो पत्थर लगे हैं स्मारकों में, इनकी उम्र भी, जो ग्रेनाइट के स्लैब लगे हुए हैं 8-8 इंच के, इनकी उम्र 5000 साल से ज्यादा की है। तो इस इतिहास को ये जिंदा किया बहन कुमारी मायावती जी ने। तो बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी, इस देश का मीडिया उबल पड़ा कि मायावती ने तो सरकारी पैसा पत्थरों में खर्च कर दिया। क्यों उबल पड़ा? हमारे दर्शकों ने ये सोचना चाहिए, हमारे बुद्धिजीवी समाज ने ये सोचना चाहिए कि आखिर तब से लेकर के, और जब जब चुनाव आते हैं, 1995 में शुरू हुई थी, और जब जब चुनाव आते हैं तब तब हमेशा हाथी के मुद्दे और मूर्तियों के मुद्दे नजर आते हैं। क्योंकि इनको मालूम है, हमारे लोगों को नहीं मालूम कि इसका क्या महत्व है। ये जो स्मारक बनाए हैं इसका क्या महत्व है, हमारे लोगों को नहीं मालूम, हमारे बुद्धिजीवियों को नहीं मालूम। लेकिन उनको मालूम है कि जो शासन सत्ता में सदियों से रहे हैं, जो व्यवस्था को चला रहे हैं, उनको इनका महत्व पता है कि कल को बेशक साहब कांशीराम चले गए, बहन जी भी चली जाएंगी, पार्टी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो इतिहास है, ये इतिहास कभी खत्म नहीं होगा और ये इतिहास जिंदा रहेगा। तो हमारे आने वाली पीढ़ी इस देश की शासक अवश्य बनेगी, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ये इनको पता है। इसलिए ये दुष्प्रचार करते हैं कि ये सब पैसा पत्थरों में बहा दिया। और आप, इनको चिंता क्यों होती है? क्योंकि मैंने खुद देखा, अभी जैसे दिल्ली में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या बाहर का कोई भी आता है बड़ा आदमी, सरकारी गेस्ट, तो उसको गाड़ी में बिठा करके अगले दिन ये महात्मा गांधी की समाधि पे ले जाते हैं, जो बनी हुई है छोटी सी, वहां ले जाते हैं। तो इनको मालूम है कि कल को कोई राष्ट्राध्यक्ष आएगा, जब इस सड़क से गुजरेगा, बेशक वो ना ले जाएं, जब सड़क से गुजरेगा तो इतनी बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां दिखेंगी, तो वो जरूर पूछेगा कि भाई ये क्या है, ये कौन है, ये किसने बनवाया, क्यों बनवाया? तो इतिहास इनको बताना पड़ेगा। और ये एक बार मेरे सामने की खुद की बात है, मैं गया हुआ था प्रेरणा स्थल पे, 14 अप्रैल से 2-3 दिन पहले वहां तैयारी के लिए गया हुआ था, साफ सफाई देखने के लिए। तो एक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा ग्रुप, करीब 20-25 लोग थे उसमें, बहुत संभ्रांत और पैसे वाले अमीर लोग थे, वो वहां अंदर पहुंचे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों आए हैं यहाँ? उन्होंने कहा, बोले जी सड़क पे इधर से जा रहे थे, तो हमें लगा कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हैं तो जरूर कोई ये महापुरुष रहे होंगे, तो हम जानने के लिए आए हैं कि ये कौन थे, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया। तो हमने उन्हें उनके बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए। तो ये जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, ये इसीलिए हुआ है, साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने इतिहास के जरूरत को समझा और इतिहास को जिंदा किया। और इस बात पे मैं बात को समाप्त करूं, इससे पहले मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसका टाइटल है हाथियों वाली महारानी। ये जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, 2012 में जब हमारी सरकार चली गई थी, उस समय का लेख है ये लिखा है संजय खाती ने। इसमें 2-3 लाइन रिलेवेंट मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा है कि मायावती अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुकी हैं और उनके इस काम को खारिज नहीं किया जा सकता। जिस तरह की उनकी विशाल मूर्तियों को अब गिराया जाना मुमकिन नहीं है, जैसा कि हम इस सामाजिक क्रांति के पहले स्टेज में होना था, मायावती ने वही किया जो उन्हें करना था, इज्जत की बहाली। दलित चेतना पहले ही जाग चुकी थी, लेकिन अभी उसकी आत्मा को डर, झिझक, हीनता और आत्मदया के गर्त से उबारा जाना था। परंपरा तौर पर सदियों से पिछड़े दलितों के सामाजिक आर्थिक विकास का बाकी सारा काम इस लेवल को हासिल करने के बाद ही हो सकता था। मायावती ने शासक की सियासत को दलित आत्मा के उद्धार में बेहद चतुराई से इस्तेमाल किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिखने को मजबूर हुए कि मायावती नहीं आई, कोई बात नहीं, सरकार नहीं बनी, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मायावती ने काम कर दिया है,
इसमें आगे लिखा है कि मायावती ने एक महल की बहुत बड़ी नींव रख दी है, और नींव ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इतनी मजबूत नींव रख दी है कि ये कभी हिलने वाली नहीं है। आगे महल और महल के दरवाजे और कंगूरे तो कोई भी बना देगा। तो ये जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बाबा साहब की बात को साहब कांसीराम ने समझा, इतिहास की महत्वता को समझा। उस इतिहास को साहब कांसीराम पन्नों में, कागजों में निकाल के लाए, फोटो में निकाल के लाए, और बहन कुमारी मायावती जी ने उस इतिहास को 5000 साल तक के आगे के लिए जिंदा कर दिया है, ताकि बहुजन समाज के लोग इससे प्रेरणा लेंगे। और मैं देख भी रहा हूं, आप भी जाते हैं, एसएम न्यूज की टीम भी जाती है 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को, जब आपने देखा होगा 15 मार्च को कितनी भारी तादाद में बहुजन समाज के लोग वहां आते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं, और इस इतिहास को जानने के लिए आजकल तो बसों में लोग आने लगे हैं। गांव से, दिल्ली से बसें भर भर के आती हैं, पूरे मोहल्ले के लोग आते हैं, सिर्फ इस बात से खुश होकर के कि मेरा भी कोई जगह है, हमारा भी कोई इतिहास है, हमारा भी कोई महापुरुष है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जिसके आकर के हमारा सिर ऊंचा होता है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो जो ये कॉन्फिडेंस हमें मिला है, जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो मर चुका था, हमारा मनोबल समाज का जो मर चुका था साहब कांसीराम से आने से पहले, इस मनोबल को बहुत मजबूती मिली है हमारे इतिहास से, हमारे इस स्मारकों से। एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहूंगा, मुझे याद आ गई। जब पहली बार सरकार बनी थी तो बहन कुमारी मायावती जी के नोएडा में होर्डिंग लगे हुए थे, बड़े बड़े होर्डिंग, उसमें फोटो छपे हुए थे साहब कांसीराम के, बाबा साहब के और मायावती जी के, उसमें फोटो छपे हुए थे। तो हमारे ऑफिस में एक कुलश्रेष्ठ साहब थे, तो लंच में आकर के रोज डिस्कस करते थे कि मायावती ने ये होर्डिंग क्यों लगा रखे हैं नोएडा में। नोएडा में इनके वोटर नहीं है, इनका ऑफिस भी नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है, तो नोएडा में क्यों लगा रखे हैं। तो हमने एक दिन पूछा, हमने भाई आपको क्या तकलीफ है, आपके घर पे तो नहीं लगाए, आपके पैसे से नहीं लगाए। बोले मुझे तकलीफ है। क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा कि जब मैं ऑफिस के लिए आता हूं तो ये होर्डिंग देख करके रोज पौआ भर खून मेरा सूख जाता है जी। अब आप कल्पना कीजिए ऐसी मानसिकता के लोगों से कि जिनका एक होर्डिंग पे फोटो देख करके साहब कांसीराम का, बाबा साहब का, मायावती का पौआ भर खून सूखता है, तो इतने बड़े बड़े विशाल का स्मारक देख करके जब वो नोएडा से निकलते होंगे तो उनकी क्या हालात होती होंगी। क्योंकि उनको मालूम है कि जो बहन जी ने इतिहास बना दिया है ये आगे आने वाले सालों में गुल खिलाएगा। हम सत्ता और शासक बनकर के रहेंगे पूरे देश के, इनको मालूम है। हमारे लोगों को हमें बताने की जरूरत है, हमारे बुद्धिजीवी लोगों को हमें बताने की जरूरत है कि मायावती ने पत्थरों में पैसा क्यों बहाया था क्यों इतनी बड़ी मूर्तियां, क्यों हाथी बनाए, ये जानना। और आपके माध्यम से मैं सभी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि इस पत्थरों के इतिहास को समझें, इसकी महत्वता को समझें, भविष्य में आने वाले इसके महत्व को समझें, क्या महत्व होगा, और लोगों को बताना शुरू करें गांव गांव जाकर के कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इतिहास के बारे में जानें। बहुत बहुत सुंदर तरीके से वीरेंद्र जी आपने इसका विश्लेषीकरण करा कि बहुजनों को क्यों जानना चाहिए इतिहास, क्योंकि आपने मेरे लिए भी कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं छोड़े। आपने एक ही वार्ता के अंदर छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी कहानियों से, छोटे, चाहे वो होर्डिंग की बात हो, चाहे बहन जी की मूर्ति की बात हो, चाहे पार्कों की बात हो, और पूरे इतिहास को आपने इसमें पिरो दिया है, एक माला बना दी है कि क्यों होना चाहिए बहुजनों का इतिहास। और हर एक व्यक्ति को ये समझना भी पड़ेगा आखिरकार उनका इतिहास क्या है। आपको बहुत ज्यादा इतिहास को, जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं वो पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बहुजन लोग इस बात को भी समझें कि वाकई में उनका क्या इतिहास है। आपको किसी का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर बाबा साहब का थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ लेंगे तो आपकी अंतर आत्मा रो पड़ेगी, आप व्याकुल हो जाएंगे, आप मतलब बड़े इमोशनल हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी खुद इमोशनल हो गया हूँ बाबा साहब की वो छोटी छोटी बातों को सुनकर, कि एक छोटे से दलित बच्चे को स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो बाल नहीं कटवाने जा सकते थे,
वो उनकी परछाइयों से लोग डरते थे। तो जब इस तरीके की सामाजिक भेदभाव होंगे और कहीं न कहीं आप इनको अपने ऊपर लेकर सोचें कि अगर ये आज के दौर में आपके साथ हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? लेकिन आज क्यों नहीं हो पाता, उसका एक बहुत बड़ा कारण है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये अधिकार बहुजन समाज, शोषित वंचित समाज को, सबको ये अधिकार दिए हैं कि वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं, अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, संवैधानिक रूप से रख सकते हैं। आप बराबर के अधिकारी हैं। आप इस सत्ता पे जा सकते हैं, आप देश के सीएम, पीएम सब बन सकते हैं और इस प्रैक्टिकली आज हमारी जो माननीय हैं राष्ट्रपति साहब हैं, वो भी आप एक दलित समुदाय से आते हैं और वो सिर्फ आ पाए हैं तो बाबा साहब की बदौलत आ पाए हैं। देश का एक बदौलत चाय है। बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं, महिलाओं को आज इतनी सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, हम लोग जो 8 घंटे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो जो मिली हैं, वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा के थ्रू साहब। मिली हैं। जो इस देश में भगवान तो होते नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है क्योंकि दलित बहुजन मूवमेंट के लिए जिन्हों को उन्होंने जैसे मान्यवर साहब ने बताया कि आज अब वो सर उठा के बात कर सकते हैं, तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत कर सकते हैं। आप कहीं से भी छोटा-सा लिटरेचर 2 से ₹5 की किताब भी लाके बाबा साहब की पढ़ेंगे, तो आपका कहीं न कहीं बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा और एक काम ज़रूर करें, उस किताब को पढ़ने के बाद आगे भी दूसरे लोगों को प्रेरित करें उसको पढ़ने के लिए, तभी ये कड़ी से कड़ी जुड़कर एक बहुजन मूवमेंट मजबूत हो पाएगा। वीरेंद्र जी, बहुत सुंदर बातें जी। आपने हमारे श्रोताओं को बताई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। जी, आपका भी एसएम न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि एसएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में भेजें। क्योंकि मैं सोचता हूँ ये आधा मिनट और ले लूँ कि जो आपने कहा कि भई लोग जो है अपनी ज़िम्मेवारी समझें, मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी सिर्फ़ 2 लोगों जी, की है। बताऊँ बिल्कुल, किस-किस बिल्कुल। की? नंबर 1 मैं, नंबर 2 जी, आप। 2 लोगों की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवारी है इतिहास को जी, बताने की। एसएम न्यूज़ की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवारी है क्योंकि आपके पास आज की तारीख में एक तंत्र है, आप हज़ारों, लाखों लोगों को बता सकते हैं इतिहास के बारे में जो पढ़ नहीं सकते या जो किताबों को पढ़ने का टाइम नहीं है, आपके माध्यम से बहुत लोगों को इस काम को कर सकते हैं और आपने जो शुरुआत की है, वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। जो आपने बहुजन मूवमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप समय-समय पर बता रहे हैं, बहुत सारे महापुरुषों के विचारों को प्रसारित कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत साधुवाद, आपकी बहुत-बहुत बात से धन्यवाद। मुझे सभी एक दर्शकों की लाइन तरफ याद आ गई मान्यवर श्री काशीराम जी के लिए, मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। तो ये कारवां तभी बन पाएगा जी, जब जी, बहुजन मूवमेंट के लोग इसको समझ पाएँगे और इसको ज़्यादा समझ से पाएँ। ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं तक भी रुकनी चाहिए। ये बहुजनों का इतिहास है जो हर एक को जानना चाहिए। आप ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ सकते तो इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम डिटेल्स वीरेंद्र सिंह जी ने बताई है, उसको भी शेयर करेंगे, तो बहुत सारे लोग इसको देखेंगे और अपना जीवन को बदल पाएँगे, आने वाली पीढ़ी तक को बदल पाएँगे और बहुजन के समाज के लोग अपना इतिहास भी रच पाएँगे। धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने हमारे से बात करी। धन्यवाद आपका भी।